आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान हासिल करेंगे, तभी हम आगे की बात समझ पाएंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एलिमेंट्री एरिया ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से, ध्यान दीजिएगा, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। उसके बाद हम वहीं से सॉलिड एंगल सीखेंगे और सॉलिड एंगल सीखने के बाद वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको वहाँ से आगे बढ़ करके बताएंगे कि गॉस लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है। सब लोग जुड़ जाइए और बने रहिएगा। ओके, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। मैंने जैसा ही कहा कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी बनाऊंगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले गुड इवनिंग रविंदर, अमन, शिवम, लालू, नीतीश, राकेश, बैजू, अखिलेश, शिवम, अभिषेक, प्रभात, सब लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तब यहाँ से फिर क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अच्छा, आवाज़ का शोर तो नहीं जा रहा है ना? क्योंकि सामने में थोड़ा सा फैन चलाना पड़ा है, तो उसका आवाज़ वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? चलिए सबसे पहले हम एक खास बात सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये सीख रहे हैं हम लोग ये बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज Q की वजह से एलिमेंट्री एरिया ds से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सीखने जा रहे हैं। हाँ बैजू, बैजू का कुछ कमेंट आ रहा है आप ही से। और क्या? हाय सर, अच्छा 12 पास हूँ। अच्छा ओके 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 ओके। चलिए तो देखिए, एक पॉइंट चार्ज Q बना लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज Q है। इसके चलते यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से r दूरी पर किसी पॉइंट P पर एक एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा एरिया, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री एरिया, ये देखिए ये एक एरिया है, छोटा सा एरिया। इस एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के लंबवत बाहर की ओर होता है। याद रखिएगा जो नए बच्चे हैं, एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। ठीक है, इसीलिए एरिया यहाँ पर जो छोटा सा दिख रहा है ये हमारा है एलिमेंट्री एरिया ds। ये हमारा एलिमेंट्री एरिया ds और इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, जो कैप लगा हुआ ना डायरेक्शन बता रहा है। और ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इस दिशा में होगा और बीच का एंगल थीटा है। देख रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ लिखेंगे हम यहां, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds ड्यू टू, थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल डी फाई इक्वल टू E डॉट ds। इसको तोड़ने पर क्या आता है, E ds cos,
और ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आर दूरी पर किसी पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से, पॉइंट चार्ज क्यू वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q at distance R, R क्या होता है? E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0r²। ये हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज Q के चलते R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान Q अपॉन 4πε0r होता है। ये E का मान इसमें डाल दीजिए, तो E का मान जब डाल दीजिएगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E का मान डालेंगे हम Q अपॉन 4πε0r²। ये हम लोग जानते हैं R डिस्टेंस पर, क्रैश कोर्स में भी पढ़े हैं हम लोग, और इनटू ds cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू ds cos थीटा बट्टा r²। ये जो देख रहे हैं ds cos r², इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ds cos r² कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, यानी डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा, फेयर, जहां डी ओमेगा जो है ये है सॉलिड एंगल, और ये कितना है? ये है हमारा ds cos थीटा बट्टा r²। ये सॉलिड एंगल है। तो यह याद रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज Q के चलते, किसी एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज Q के चलते एलिमेंट्री एरिया ds से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वो होता है Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा, जहां डी ओमेगा सॉलिड एंगल है। ये हम इसलिए सीख रहे हैं, ये बात इसलिए हम कह रहे हैं आप याद रखिए, क्योंकि हम आगे कुछ पॉइंट्स सीखने वाले हैं, आगे कुछ बातें सीखने वाले हैं, गॉस लॉ सीखने वाले हैं, जिसमें ये हमें काम आने वाला है। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स बना देते हैं, इसको याद रखना, आपको ये याद रखना है। चूंकि क्रैश कोर्स है, रेगुलर बैच में ये सब प्रूफ करके दिखाया जाता है, पर क्रैश कोर्स में तो मुझे एग्जाम के हिसाब से चलनी है। ओके ओके, हाँ प्रिंस कुमार साहू, ओके ओके। तो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एट एनी इंसर्ट पॉइंट, एट एनी, किसी भी इंसर्ट पॉइंट, पॉइंट of a closed surface इक्वल टू 4π। किसी क्लोज सरफेस के अंदर वाले पॉइंट पर सॉलिड एंगल जो होता है वो 4π होता है, याद रखिएगा, क्लोज सरफेस की वजह से। ये हमेशा याद रखना है, सॉलिड एंगल एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ ए क्लोज सरफेस इक्वल टू 4π। अगर आपके मन में ये सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा विचार आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा फिर वही समझाऊंगा तो उलझते चला जाऊंगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए सॉलिड एंगल के बारे में देखिए जरा, देखिए एंगल दो प्रकार के होते हैं। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको, चलो इसको समझाता हूँ। देखिए एंगल दो प्रकार के होते हैं, समझिए। एंगल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। एक जिसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, एक है
प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ये क्या होता है प्लेन एंगल? वो देखिए, जैसे हम कोई सर्कल बनाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कोई सर्कल बनाते हैं, ये देखिए, ये हमने एक सर्कल बना लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस सॉलिड एंगल, इस सर्कल का मान लीजिए कि रेडियस आर है। अभी देखिए यहां से यहां तक जो है इसका ये आर्क लेंथ है, चाप की लंबाई है। ये वास्तव में एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है। तो प्लेन एंगल थीटा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू होता है चाप की लंबाई एल बटा आर। यह एक प्लेन में होता है। सर्कल क्या होता है? एक प्लेन में होता है, यानी 2 डायमेंशनल है। ये समझ रहे हैं? यह एक प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल है। और सॉलिड एंगल जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, वो एक स्फीयर के चलते होगा। वो किसके चलते होगा? एक स्फीयर के चलते। ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर के चलते होगा। ध्यान दीजिएगा, कलर फिल करना यहीं से होगा। अच्छा, चलिए, एक स्फीयर है। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह एक स्फीयर है। स्फीयर, तो स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ये प्लेन एंगल था 2 डायमेंशनल। इसका ये ध्यान दीजिएगा, इस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा आप चुनिए। एक एरिया है, देखिए ये एरिया, ये एरिया, और इसके सेंटर से आप इसको मिला दीजिए सारे हिस्से को। तो यहां पर एक शंकु जैसा बनेगा, एक शंकु नुमा बनेगा। ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये पूरा एंगल, ये दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये क्या होता है? अगर मान लीजिए ये एरिया ए है, ये एरिया ए है और ये रेडियस आर है, तो सॉलिड एंगल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, एरिया अब बटा रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया। कौन सा एरिया? जो एरिया सेंटर पर एंगल बना रहा है। जो एरिया, ध्यान दीजिए चित्र में देखिए, जो एरिया सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एरिया अब बटा रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। तो क्लोज सरफेस में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोज सरफेस की बात करेंगे हम, क्लोज सरफेस की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है। अब हमें इसके किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल हमको जानना है। मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल जानना है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के चारों ओर हम एक हाइपोथेटिकल स्फीयर खींच देंगे। ये एक स्फीयर खींच देंगे, एक स्फीयर बना देंगे। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक स्फीयर बना देंगे। और क्या करेंगे? इसके सेंटर से हम लाइंस डाइवर्ज करवाएंगे, सेंटर से, और वो लाइन इस क्लोज सरफेस को, इस क्लोज सरफेस को, क्लोज्ड सरफेस को टच करेगा, सरफेस के हर पॉइंट को टच करेगा। देखिए डाइवर्जिंग लाइन, फैलता हुआ लाइन। तो ध्यान दीजिएगा, इसके हर पॉइंट को, क्लोज सरफेस को टच करवाना है। इस ये पीला वाला को टच करवाना, हर जगह को, हर जगह को टच करवाएंगे। तो ये जो हमारा काल्पनिक स्फीयर है उसका पूरा एरिया कट जाएगा। यानी कितना एरिया कट जाएगा? जैसे यहाँ पर एरिया जो कट रहा था, यहाँ पर वो ए था, यहाँ पर पूरा एरिया कट गया। यानी एरिया जो कट गया, एरिया इंटरसेप्टेड जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, वो एरिया ए बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस का आपने इसको आर रेडियस का माना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा ओमेगा बराबर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल ओमेगा बराबर एरिया
अब बट्टा आर स्क्वायर, तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा में इसका रेडियस आर स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। यानी हमने समझाया आपको कि किसी भी, ध्यान दीजिएगा ये अलग है, इसको मत फिटिएगा, ये ऊपर का इधर है, इधर है। मैंने ये समझाया कि क्लोज सरफेस के अंदर में किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो गॉस थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर ये समझाया, इसको याद रखना है कि सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट इनसाइड ए क्लोज सरफेस, सॉलिड एंगल याद रखिएगा क्योंकि क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे हैं। सॉलिड एंगल एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस एच 4 पाई, याद रखिएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और एक और बात समझ लीजिए यहां पर कि किसी भी क्लोज सरफेस से उसके बाहर में जो चार्ज स्थित होगा उसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज outside it, outside it is 0। होता क्या है कि अगर ये क्लोज सरफेस है, मान लीजिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस ये है। अब ध्यान दीजिए इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस, तो यहां पर एरिया का डायरेक्शन जो है, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो एरिया का डायरेक्शन है यहां पर वो इस तरफ है एरिया का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस तरफ का फ्लक्स जो है वो फ्लक्स जो है वो -5 हुआ, और इस तरफ ध्यान दीजिएगा, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, इस तरफ जो लाइन पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर है, और एरिया का डायरेक्शन भी इधर है, तो यहां पर जो है +5 हुआ। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स, वो चार्ज चूंकि बाहर में है, बाहर में तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर पार कर रहा है, वो क्या हो जाएगा -5 + 5 = 0। यानी हमेशा याद रखना है कि किसी क्लोज सरफेस के बाहर में चार्ज होगा, कोई चार्ज बाहर में है तो उसके चलते क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करता है। मैंने कहा आपको आज 2 बातें याद रखनी है, मैंने कहा कि आपको 2 बातें आपको याद रखनी है। एक बात मैंने समझाया आपको, ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको मैंने समझाया यहां पर देखिएगा कि पॉइंट चार्ज क्यू के चलते किसी एलिमेंट्री एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालेंगे वो वही E.ds से निकालेंगे। तो E.ds बराबर EDS cos थीटा, क्योंकि E और DS के बीच में एंगल थीटा है तो EDS cos थीटा, और E का मान पॉइंट चार्ज क्यू के चलते r दूरी पर E का मान Q/4πε0 r² होता है। देखिए ना, E का मान Q/4πε0 r² होता है, वो E का मान इसमें डाल दीजिए, E का मान डाल दिया तो Q/4πε0 r² ds cos थीटा आ गया। Q/4πε0 यहाँ रहने दिया, ds cos थीटा r² कर दिया। ये ds cos थीटा r² जो ये सॉलिड एंगल है, वेयर d ओमेगा को सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल वो ds cos थीटा एरिया है और बट्टा r² है, समझ रहे हैं, एरिया बट्टा r²। हमने यहाँ समझाया कि सॉलिड एंगल का मतलब होता है, एंगल जो 2 प्रकार का होता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में एक सर्कल लेते हैं, सर्कल एक प्लेन में होता है, सर्कल में विड्थ में एक प्लेन में होता है, उसका आर्क लेंथ L और रेडियस R, वो हमारा प्लेन एंगल हुआ। लेकिन सॉलिड एंगल में जब हम बात करते हैं तो कोई एरिया, हमने यहाँ पर कोई एक एरिया लिया, ध्यान दीजिए कोई एरिया लिया है, और वो एरिया और वो जो रेडियस है उस रेडियस का स्क्वायर, मैंने कहा एरिया और उस रेडियस का स्क्वायर, सॉलिड एंगल बराबर एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर। हमने यहाँ दिखाया कि कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर में किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल जानना है, तो उसके चारों ओर हमने एक स्फीयर बना दिया और अब उसके सेंटर से उस क्लोज सरफेस के हर पॉइंट को टच करवाया। तो ऐसा करने पर हमारा जो
क्लोज हमारा जो ये जो स्फीयर था हमारा हाइपोथेटिकल काल्पनिक, उस स्फीयर का सारा पॉइंट सारा पूरा कट गया, पूरा स्फीयर का कट गया, यानी कितना एरिया कट गया 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल बराबर एरिया बटा आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर यानी 4 पाई। यानी आपको याद रखने के लिए मैंने दो बातें कहा, एक कहा कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर में किसी भी पॉइंट पर सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। दूसरा बात कहा कि क्लोज सरफेस के बाहर में अगर चार्ज हो तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करता है। क्या याद रखिएगा, क्लोज सरफेस के बाहर में अगर कोई चार्ज हो तो क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करता है। क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज हो तो क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करता है। याद रहेगा, क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज हो तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पास करता है। दूसरी बात,